मोर्चा के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संतोष साहू साहब हैं। दोनों मेहमानों का वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग मेहमानों का। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम जो एक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस विषय को लेकर आज हम सब उपस्थित हुए हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। उसका मुख्य विषय ये है कि आगामी 2021 में भारत का सेंसेक्स भारतीय जनगणना की शुरुआत होने वाली है। 1 अप्रैल से भी 2020 से शुरू होने जा रही है और ये इसकी जनगणना का जो डेटा है 2021 में आएगा। तो हमारा जो ये आज का विषय है, इस विषय में भारत में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं, तो इस संबंध में संतोष साहू से हम पहला सवाल करेंगे कि भारत में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों। साहू जी, हम पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से भारत में जनगणना शुरू हुआ और आज़ादी के 89 साल बीतने के बाद में ये हाईटेक जनगणना शुरू होने वाली है और जिसमें मोबाइल से लोग घरों में जाएंगे और 31 बिंदुओं पर इसकी जानकारी लेंगे। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको और वॉइस ऑफ मानवता को आज विजयादशमी के ऐतिहासिक दिन पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और BOM टीवी के सभी दर्शकों को भी मैं अशोका विजयादशमी की हार्दिक बधाई। और आपका जैसा सवाल है कि भारत में जाति आधारित जनगणना क्यों करानी चाहिए। भारत मूलतः जाति प्रधान देश बन चुका है क्योंकि जाति आधारित व्यवस्था गौतम बुद्ध के बाद जब शूद्रों का पुनः आर्यों से राज वापस आ गया और पुनः जब प्रतिक्रांति हुई ईसा पूर्व 180 से 150 ईसा पूर्व, इसी बीच भारत में जाति की नींव रखी गई और जो निरंतर 26 जनवरी 1950 तक कायम रहे। ऐसी स्थिति में भारत में हर एक कार्य जाति के आधार पे किया जा रहा है। लोग जाति के आधार पे जब जन्म होते हैं तो जाति आधारित सारी प्रक्रियाएं होती, विवाह शादी जाति के अंदर होता है। अन्य जो भी कार्य हैं जो जाति के दायरे में हैं, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो मृतक के शरीर को भी दूसरे जाति के लोग हाथ नहीं लगाते, उसको उसके जाति के लोग ही अंतिम क्रिया करते हैं। ऐसी स्थिति है भारत की और इतना जाति के दायरे में हम कैद हो चुके हैं। इसलिए भारत की अगर सही जानकारी हासिल करनी है तो उसका आधार जाति को ही बनाया जाना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी से अगला सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, चूंकि भारत में जो आगामी 2021 में जनगणना होने वाली है और विदेशों में या अमेरिका जैसे बड़े देशों में वहां पे जनगणना सेंसेक्स का मतलब किस ढंग से किया जाता है और भारत के जनगणना और अमेरिका जैसे देशों के जनगणना में क्या तुलना आप देखते हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले सबको नमस्कार। जी। अमेरिका में भी every 10 years a census takes place। जी। पर इथे अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ there's a separation of state and religion। जी। किसी का रिलीजन नहीं काउंट होता, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ही काउंट करती हैं कि कितने हैं यहाँ पर, सिख कितने हैं यहाँ पर, मुसलमान कितने हैं, क्रिश्चियन की डिनोमिनेशन कैसी है, वो सब गवर्नमेंट नहीं काउंट करती। जी जी। ਜਦੋਂ कि ये मुल्क जो है जैसे कनाडा और यूके उथे गवर्नमेंट काउंट कर दी है, पर नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स। सो मेनली जो काउंट किया जाता है, they talk about how many members are in your family, what is your income level, what is your education level, what kind of jobs are you doing, what kind of material things you have, like how many people have telephones or mobiles or stoves or microwaves and things like that। they count upon that। And
they also talk about how about houses. You have you rent apartment or um, the whole idea is the purpose of is uh, the the tax situation, the federal taxes, then they're distributed according to the number of the people and other factors to different states. That's जी really the main reason behind that. Like, for example, certain states are agricultural, so they'll give incentives to create over their agricultural education and all. Some others are more technical fields, so they will give incentives for that kind of thing. It's all that kind of information is developed in the census to guide the governments how to distribute the funds and how to uh, develop different kind of policies pertaining to those areas. Then, of course, central government, it's a federal system, not the central government. Here in India, we have a central government. The जी center says states have to follow and the local authorities have to follow, things like that. Here it's opposite. Here federal government gets its power from the people, and it comes through the local authorities and from the state, and that's so it is done. So a lot of things are local controls over here. So all those local controls, to make them stronger, the information is developed in the census. कुल मिला के ये कहें डॉक्टर साहब कि वहां पे पारदर्शिता पूर्वक वहां का सेंसस वहां की डाटा कलेक्ट की जाती है और वहां की जनता को इस बात की जानकारी होती है। यस, जी ठीक है आपकी बात। लेकिन मैं एक और ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस ढंग से भारत में अंग्रेजों ने यहाँ पे भारतीय जनगणना में शुरुआत की 1931 में, हम्म, और 1931 में जो जनगणना जो यहाँ पे शुरू करी गई तो उसमें जाति आधारित जनगणना का डेटा उन लोगों ने सार्वजनिक किया और पारदर्शिता से किया। लेकिन 1931 और 1941 उसके बाद देश आजाद हो गया। 1951 में फिर से देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में यहाँ की जनगणना की जानकारी यहाँ के प्रशासन के सरकार में बैठे नुमाइंदों के हाथों में आया। यस, लेकिन हम आपको इस जो जनगणना में जो एक साजिश है, जो यहाँ की जो जनता को डाउटफुल में रखा जाता है, क्योंकि इतने साल जो जाति आधारित जनगणना का डेटा सार्वजनिक किया जाना चाहिए उसकी जानकारी जनता को नहीं दी जाती है। और ये जो जैसे आपने अमेरिका में कहा कि सारी चीज की डेटा ली जाती है लेकिन उसको जनता को बताया भी जाता है। यस, तो मैं इसमें एक कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी के लिए मैं साहू जी को थोड़ा इंडिकेट करना चाहूंगा कि साहू साहब, ये जो भारत में जो जाति व्यवस्था है आजादी के बाद में, और आजादी के 89 साल बीत जाने के बावजूद भी जो ये डाटा का जो पारदर्शिता पूर्वक जानकारी, जैसे SC ST OBC या जो सामान्य लोगों का जो डेटा है, ये सार्वजनिक आज तक क्यों नहीं किया गया? भारत में जो जानकारियां हैं जाति आधारित गिनती कर, अगर गिनती को सार्वजनिक किया जाएगा तो भारत का जो सामाजिक ढांचा है जाति आधारित, उससे एक बात साफ होगा कि जाति के आधार पे यहाँ जो उच्च हैं, जाति के आधार पे लोग नीच हैं, जाति के आधार पे लोगों को मान सम्मान है, जाति के आधार पे लोगों को अपमान झेलना पड़ रहा है, जाति के आधार पे संपत्तियां हैं, जाति के आधार पे लोगों के साथ निर्धनता जुड़ा हुआ है। और एक बात यूं कहा जा सकता है कि भारत की गरीबी के जड़ में भारत की जाति व्यवस्था है जी। अगर जाति आधारित गिनती हो गई तो इस देश के सभी जातियों की गिनती होगी, उसमें ब्राह्मणों का गिनती होगा, क्षत्रियों का गिनती होगा, वैश्यों की गिनती होगी, शूद्र का गिनती होगा, शूद्र अर्थात शूद्र की जातियों की गिनती होगी। तो भारत में ये स्पष्ट हो जाएगा किस जाति के लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने उद्योगपति हैं, किस किस जाति के पास सबसे ज्यादा जमीन है, कितने शासकीय केंद्र सरकार की सेवा में हैं, राज्य सरकार की सेवा में हैं, और बहुत सारी स्पष्ट बात इससे सामने आएगा।
ये कहीं ना कहीं भारत के शासक जातियों को डर सता रहा है कि जो शासक बने हुए हैं उनकी संख्या भारत में बहुत कम है। अगर जाति आधारित गिनती होगी तो पूरा साफ साफ हो जाएगा और उनको अपना वर्चस्ववादी जो मानसिकता है उसके ऊपर उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमको आघात पहुंचेगा सार्वजनिक जानकारी सार्वजनिक होने पर। इसलिए बार बार भारत में मूलतः अंग्रेज जब भारत में उनका राज था तो 1872 से जाति आधारित जनगणना शुरू हुई। 1881 को हुआ, 1891 को हुआ, 1901 को हुआ, 1911 को हुआ, 1921 को हुआ, 1931-32 को हुआ और 1941 को भी हुआ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इसलिए 1941 की जाति आधारित जनगणना को मान्यता नहीं मिली और 1947 में भारत आजाद हो गया। आजाद भारत के नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर, अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर, प्रथम प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बने और भारत का जो सेंसेक्स कमीशन है वो उनसे राय मांगा कि गुलाम भारत में भारत के समस्त प्रजा का जाति आधारित गिनती कराया जाता था। अब चूंकि भारत आजाद हो गया अब भारत में जनगणना का क्या आधार होगा। तो प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जाति आधारित गिनती कराने से जातिवाद बढ़ेगा, इसलिए अब भारत में धर्म के आधार पे जनगणना कराई जाए। जबकि यह बात है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भारत में जाति आधारित जनगणना कराया जाता है, सिर्फ ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं कराया जा रहा है। और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में साधन संसाधन से वो वंचित हो रहा है। बजट में जब बजट में हिस्से की बात आती है तो जनगणना साफ नहीं है और जब जनगणना कराने की बात आती है तो जनगणना कराया नहीं जाता है। ये बहुत विषम परिस्थिति निर्मित हो रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार, जो कि भारत में जनगणना कराने का एकाधिकार केंद्र सरकार को है, भारत सरकार को है, वो भारत में सभी जातियों का जाति आधारित जनगणना कराए। इसके बाद भारत में मूलतः जाति की व्यवस्था नहीं है, वर्ग की व्यवस्था है। पर वर्ग किस वर्ग में कौन कौन सी जाति के लोग हैं, वो जातियां कहाँ हैं, किस हालत में हैं, एक बार नए सिरे से जाति आधारित जनगणना कराई जाए भारत में। और बाद में चूंकि जातियों को मिलाकर, जाति उपजाति को मिलाकर वर्ग बनाया गया और वर्ग में पहले नंबर में शेड्यूल कास्ट है, दूसरे नंबर में शेड्यूल ट्राइब है, तीसरे नंबर पे ओबीसी है, चौथे नंबर पे जनरल है, पांचवें नंबर पे धार्मिक अल्पसंख्यक है। तो वर्ग आधारित व्यवस्था संवैधानिक रूप से भारत में है, पर वर्ग को मजबूत करने के लिए एक बार संपूर्ण भारत में सभी जातियों का जाति आधारित जनगणना कराई जाए और इसके उपरांत भारत में वर्ग की जो व्यवस्था स्थापित है, फिर वर्ग आधारित सभी का जो संख्या जितना आएगा उसके आधार पे भारत के समस्त संसाधनों पर संख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। जी, May I add over here a little bit? एडवोकेट साहब, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना, द रीजन वाई अंग्रेजों ने सेंसस शुरू किया, पहले उन्होंने ये देखा कि जो हिंदुस्तान की कल्चर है वो है जात पात पर बेस्ड, वो है पाड़ो और राज करो। Although we blame that on British people, but that's not what it is. Reality is कि वे जेड़ा ब्राह्मण सिस्टम है वो है पाड़ो ते राज करो दा। So they studied and they created the census on the basis of gathering information, how many different kind of tribes and castes and other kind of things are, so that they could utilize that information for their armed forces and for their workforce, and then exploit them against each other to weaken them so that they can maintain their strength, rule over India. That was the reason behind the census information collection. It wasn't for the benefit of the people, it was for benefit of the government. You know, how they could rule it better.
And the idea of finding why to do it was based on the study of the Brahmin system of control. और वही जो हमारी नवी गवर्नमेंट आई आज़ादी के बाद, उसने भी अंग्रेजों वाला सिस्टम ही रखा, how to exploit different groups of people against each other. Like if they know that people who have a lot of land in certain areas, you know, the ownership, then to strengthen themselves, like the new farming laws, etc., they are making, how to make new legislation to weaken them and to strengthen the aristocratic people. Same way, armed forces, you know, they'll say, okay, we are going to have only percentage-wise people. Like knowing that too many Sikhs or Rajputs in the army, they will say, oh, no, their population is only so much, so there's only so many should be eligible to join that. So that they can remove their, the economic strength as well as their fighting ability to put them on their side and bring about other people so that they can rule better. So the purpose of the census is very different in India versus in United States. This is the point I'm making. आपका क्या विचार है? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज सुन रही है आपको? मेरी आवाज एडवोकेट साहब सुन रही है आपको? जी। हाँ जी। सो पर्पस जो है ना, सेंसस का पर्पस अंग्रेजों का और हमारी गवर्नमेंट इंडिया का बहुत डिफरेंट है, वो सेम नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में है। भारत में जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और चूंकि भारत में जातिवाद है, जाति आधारित व्यवस्था है, तो जब तक जाति के आधार पे जनगणना नहीं कराई जाएगी तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी जाति किस हालत में है, कि जाति कौन सी जाति शिक्षा में कितना आगे गया, नौकरियां उनके पास कितने हैं, राजनीति में वो कितने गए, वो उद्योग धंधे उन जातियों के पास कितना है। जाति आधारित जनगणना कराने पर ही भारत के समस्त प्रजा का वास्तविक परिस्थिति का एहसास होगा और जानकारी भारत सरकार के पास आएगी, और उससे भारत में स्पष्ट योजना बनाया जा सकता है। साहू साहब, आपका फोटो कट रहा है, थोड़ा सा अच्छे से बैठे हैं। हाँ, अभी ठीक है। यू नो द इंटेंशन जो आपने कहा है ना, वो इंटेंशन तो अच्छी है, पर प्रैक्टिकल तौर पे वो नहीं है इंटेंशन। प्रैक्टिकल तौर पे वो है कि वो सेंसस की इंफॉर्मेशन लेके जी वो जातियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, वो जातियों को। हाँ, ये जो आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो बातें हैं, उससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भारत में 26 जनवरी 1950 से पूर्व जाति की व्यवस्था थी, पर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में वर्ग व्यवस्था स्थापित हुआ। जी, वर्ग जैसे शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट कौन है? जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, पर उनके साथ, उन सभी जातियों के साथ संपूर्ण भारत की भूमि पर एक जैसा अछूतपन का व्यवहार किया जाता था। ऐसे सभी जातियों को भारत का संविधान एक पहचान दिया, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट भारत में 1500 जातियां हैं, हर जाति के लगभग 12 उपजातियां हैं। ऐसे 18,000 जाति उपजाति का एक पहचान दिया भारत का संविधान शेड्यूल कास्ट। पर शेड्यूल कास्ट का जाति आधारित जनगणना हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब का मतलब कि जो जाति सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, पर उन सभी जातियों में संपूर्ण भारत में एक जैसा ट्रेड ऑफ ट्राइब था, कबीलाई गुण था। वो सभी जाति और उपजाति को मिलाया गया, तो वर्तमान भारत में लगभग 800 जातियां हैं। 800 जाति और हर जाति के 12 उपजाति। यहाँ ट्राइब में एक जाति है गोंड जाति, जो बहुत बड़ी संख्या में है, उनके तो 52 उपजाति है। इन सभी को मिलाकर, जाति उपजाति को मिलाकर भारत में ट्राइब का एक पहचान आया, शेड्यूल ट्राइब। yes. ओबीसी का मामला है,
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ही तरह भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका पहचान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसके बारे में पूरी समझ थी, उनको पूरा जानकारी मिल चुका था कि शेड्यूल Yes. कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ही तरह भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, पर वो मनुवादी व्यवस्था में सछूत है, छूने लायक जाति है। जैसे Yes. मैं आपके सामने तेली जाति का बैठा हूं, मैं छत्तीसगढ़ से हूं और भारत में एक बहुत बड़ा संख्या का जाति है तेली। हम तेल, हमारे पुरखे तेल बनाने का काम करते थे। अगर तेल को उस समय ब्राह्मणी सिस्टम गए नहीं, ये तेली इस तेल को छू लिया है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो तेल कौन बनाता? भारत में कपड़ा बनाने वाली जाति का नाम कोष्टा है, पनका है। अगर कपड़ा वही बनाते रहे, ब्राह्मणी सिस्टम मनुवादी व्यवस्था बोले नहीं, इनके कपड़े को हम नहीं पहनेंगे क्योंकि ये स्पर्श कर लिया, छू लिया, तो कपड़ा कौन बनाता? कुम्हार घड़ा बना रहे, बोला जाए नहीं कुम्हार का घड़े का पानी नहीं पिएंगे, उससे खाना नहीं पकाएंगे, तो घड़ा कौन बनाता? ऐसे कामगार जातियां जो वैज्ञानिक सोच रखते थे, वैज्ञानिक चिंतक थे, ऐसे सभी जातियों को सछूत बना के रखा। आज वर्तमान भारत में वही ओबीसी हैं, और ओबीसी को मंडल कमीशन आखिरी बार जो छानबीन किया तो भारत में 3743 जाति को उन्होंने चिन्हांकित किया कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ही तरह सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, पर वर्ण व्यवस्था में ये शूद्र थे और शूद्रों में ये सछूत हैं, छूने लायक जातियां हैं, और इनकी संख्या भारत में आधा से ज्यादा है। पर अभी जाति जी अभी एक समस्या है भारत में कि ओबीसी अन्य पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति आधारित गिनती क्यों जरूरी है? इसलिए कि मंडल कमीशन का जो केस चला सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायालय ने 1998 जाति को पिछड़ा माना, शेष जाति को 3743 में शेष जाति को पिछड़ा नहीं माना। अगर उसके आधार पे जनगणना हो गई तो ओबीसी तो 28-29% हो जाएगा। यस, आपकी बात ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ ना, इंडिया में भी देखो, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाइयाँ लड़ियाँ, या उससे पहले गुरु हरगोबिंद ने लड़ाइयाँ लड़ियाँ, उनकी मदद जो करने वाले थे, जो सोल्जर थे, वो अछूत लोग ही थे। जी क्षत्रिय ब्राह्मण उनकी फौज में नहीं थे। जो जी भी जी लोग थे, जो अछूत लोग जिसको कहते हैं, मजहबी कह लो, जहाँ चमार कह लो, जहाँ जुलाहे कह लो, जहाँ चीबे कह लो, ऐसे लोग थे जो उनकी फौज में लड़ाई लड़ते थे। इसीलिए तो उनकी विरोधता की ब्राह्मणों ने कि भाई हम नहीं अमृत छकेंगे, हम नहीं उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप छोटियां जातों को पावर दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। There's a film made from Shudra to Khalsa. It may be something to look at sometimes. पर मैं आप बात करना चाहता हूँ अमेरिका की। अमेरिका में जो आपके अछूत जाति हैं वो राज करती हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ है लेबर मूवमेंट। लेबर इज ऑर्गेनाइज, जो भी प्लम्बर्स यूनियन, sweepers union and tailors union, textile workers union, all those kind of things, they form strong groups of people. They negotiate their wages, they negotiate their rights, and that's how the labor movement uses the information from census to strengthen themselves and to negotiate their rights with the prevailing governments. साहू साहब अपनी चेहरा थोड़ा सा ठीक करें। हाँ जी, नहीं, साहू जी को बोल रहा था, चेहरा ऊपर हो जा रहा था जी। हाँ जी, हाँ जी। So the labor is the ruling class in the Western countries, and labor is the people who are kind of don't do much. They are the rulers in India, and the labor class is kept down. So डॉक्टर साहब जी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसस बुरे तरीके से यूज की जा रही है हिंदुस्तान में, बजाय उसको चंगे तरीके से यूज करने के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस ढंग से कोई वैकेंसी निकलती है, कोई हम फॉर्म फिलअप करते हैं या उसकी डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उससे पहले एक प्रोफार्मा दिया जाता है
तो यस उस प्रोफार्मे के आधार पर उसको उसके कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी जो फॉर्म फिलअप करने वाला है उसके द्वारा भरा जाता है। लेकिन अभी जो हाईटेक रूप से 2021 की जनगणना होने वाली है, जो मोबाइल से होगा, लैपटॉप से होगा, और ये एक पहली बार डिजिटल तरीके से हमारे इंडिया में भारतीय जनगणना होने वाली है। लेकिन मैं गूगल में इसको सर्च कर रहा था, इस प्रोफार्मा के बारे में, तो सारी जानकारियां गूगल में उपलब्ध है। लेकिन जो प्रोफार्मा है, अगर आप प्रोफार्मा को आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो प्रोफार्मा के कॉलम में ना तो ओबीसी का नहीं है, जानकार सूत्रों से मिली के आधार पर, क्योंकि प्रोफार्मा तो सार्वजनिक किया नहीं गया है। ओबीसी का नहीं है और जनरल का नहीं है, और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि उसमें जन्म तिथि का उल्लेख भी नहीं है। हम्म, तो मैं साहू जी से और आप दोनों से ये जानना चाहूंगा बारी बारी से कि ऐसी पारदर्शिता इस डिजिटल तरीके से जो होने वाला है या लैपटॉप या कंप्यूटर से होने वाला है, तो इन सारी चीजों की जानकारी को क्यों उसमें सार्वजनिक नहीं किया गया है, जबकि ये पारदर्शिता कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति गूगल में देख सकता है, जानकारी को ले सकता है। तो इस जानकारी को क्यों क्यों ऐसा नहीं किया गया है, ये एक सवाल है आप लोगों के दोनों से। आप बताइए जी। भारत में, जैसा कि मैं पूर्व में ही कहा, कि वर्ग की व्यवस्था है। भारत के 130 करोड़ लोग, लगभग 130 करोड़, जो जनगणना का रिपोर्ट आएगा उससे स्पष्ट होगा, पर अभी भारत में लगभग 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोग 5 भाग में हैं। एक नंबर में शेड्यूल कास्ट है, दूसरे नंबर पे शेड्यूल ट्राइब है, तीसरे नंबर पे ओबीसी है, चौथे नंबर पे जनरल है, पांचवें नंबर पे धार्मिक अल्पसंख्यक है। और धार्मिक अल्पसंख्यक जो पहचान है वो भारत में सबसे बड़ी जो है मुस्लिम भाइयों की, इसके बाद सिखों का है, तीसरे नंबर पे ईसाई हैं, चौथे नंबर पे बौद्ध हैं, पांचवें नंबर पे जैन हैं। पांचों धर्मावलंबियों को भारत का संविधान एक सिंगल पहचान दिया, धार्मिक अल्पसंख्यक। 2021 के कॉलम में ओबीसी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, और ये अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कराएगी और ओबीसी का भी कॉलम गायब अगर रहा तो भारत में सही तरीके से आंकड़ा आना संभव नहीं है। और अगर इसके लिए निरंतर आंदोलन भारत में चल रहे हैं, कई दशकों से चल रहे हैं कि भारत में 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई है, और बार बार ये मांग उठाया जा रहा है। 2011 में भी ये बात आया था, 2021 में भी अभी निरंतर ये मांग आ रहा है कि भारत में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। और जाति के आधार पे जनगणना इसलिए कि जो जाति जिस वर्ग में है वो सामाजिक रूप से समानता रखता है, शैक्षणिक रूप से रखता है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का एक अलग अलग विशेषताएं हैं। जो शेड्यूल कास्ट है वो अछूतपन उनकी विशेषता रही, शेड्यूल ट्राइब है वो ट्रेड ऑफ ट्राइब है, पर ओबीसी सछूत है। और देश भर में साहब जी 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 डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसी सवालों पर आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो परफार्मा की जो कॉलम है, जो चाहे किसी भी देश में हो, ये इस कॉलम की जानकारी को सार्वजनिक करके उसके आधार पर ही कोई उसका प्रोफार्मा को फिलअप की जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का ये जनगणना है और जिससे सारी जो व्यवस्था है उस सेंसेक्स के आधार पर आगामी 10 साल का बजट बनेगा, उससे जो उसकी जनसंख्या के आधार पर लोगों के जो नीति निर्धारण तय होंगे। तो ये सारी चीजों की जानकारी को अगर पारदर्शिता नहीं रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो देश की जनता है या जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये सवाल खड़े करेंगे, और ये सवाल की जानकारी का एक अधिकार है, संविधान हमें एक अधिकार देता है कि ऐसी चीजों की जानकारी हमें सार्वजनिक की जाए। आखिर हमारे साथ ये जो जनगणना है इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं की जा रही है, क्या कहना है आपका? नहीं, आपकी बात ठीक है, पारदर्शी जरूर चाहिए, पर हमारे यहाँ अभी सेंसस की बात चल रही है। हमारे को तो फॉर्म आए, परफॉर्मेंस आए घर पे बाय मेल, उनको हमने कंप्लीट करके भेजा जी,
वापस पोस्ट कर दिया। ऐसे ही जो नहीं कर सकते तो ये होता है कि भाई वो लोग जो है वर्कर्स आते हैं उनके पास उन घरों पे और वो फॉर्म कंप्लीट करते हैं। दिस जी इज नॉट डन बाय गूगल और नॉट डन बाय IT वे, but जी जी। later on this information will be added on to that, but it's all done either personally or manually. देखिए This ये is कितनी बड़ी बात आप अमेरिका से इस बात की जानकारी बता रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लाखों कर्मचारी, 33 लाख लगभग कर्मचारी शायद पूरे भारत में अभी इसमें घर घर में जाएंगे और लैपटॉप को लेकर के जाएंगे और देन एंड देयर वहीं पे उसको अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में फिल करेंगे और वहीं से उसको डाटा को उनको जहां भी उनको भेजना होगा डाटा को कलेक्शन करेंगे। लेकिन yes, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, वो तो जो भरने वाला है वही अपने हिसाब से भर देगा। that's right, that's the problem. You see, जी that's the problem in India. I have heard about it कई लोगों से कि भाई वो उसके सामने पेंसिल से राइट कर देते हैं। Let's say जी they write Sikh person says I'm a Sikh and they write with a pencil, and when they go away they change it to Hindu or Muslim or something else जी depending on what they want to do, because they want to reduce the number of the count, so they change these things. Unfortunately that takes place many places in India according to what information I have. जी। I don't that kind of thing doesn't happen here, at least in America to my knowledge it doesn't happen that way. मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ बहुजन मीडिया वाले लोगों ने इस बात की आवाज उठानी शुरू कर दी है। नेशनल जनमत में जो नीरज पटेल साहब हैं उन्होंने भी इस सेंसेक्स के बारे में एक अच्छा सवाल और जवाब खड़ा किया भारत सरकार के लिए, और हम भी इस बात को लेकर एक लगातार आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारा सरकार से ये मांग है कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी, बहुसंख्यक जिसे कहते हैं बहुसंख्यक समाज, जिसमें ST ST OBC, उसके बाद में जो इनका जो कैटेगरी है सामान्य वर्ग का, इसका आंकड़ा जब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तब तक, अगर हम आज देखेंगे आजादी के इतने वर्षों बाद, तो डेटा को कहीं कहीं सार्वजनिक नहीं किए जाने का कारण हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक के ऊपर में हावी है। सत्ता शासन में या विभिन्न बड़े बड़े पदों में आखिर में बिना रिजर्वेशन के ये लोग कैसे बैठ गए और सारे सुख सुविधा साधन संसाधन में ये लोग बैठ करके मलाई खा रहे हैं। तो जब तक कि भारत के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को इस डाटा के बारे में जानकारी नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये जाति आधारित भेदभाव हमारे साथ होता रहेगा। मैं साहू जी से अगला सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप पिछड़े वर्ग में से आते हैं और 1931 में जो 52% पिछड़े वर्ग की आबादी है, उसी के आधार पे जब भी जानकारी मांगी जाती है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जानकारी मांगी थी OBC का बायोडाटा क्या है, तो आजादी के बाद में जो बायोडाटा आया उसको नहीं बताया गया, बल्कि 1931 और 41 में जो डाटा हुआ था उसी के आधार पर वहां पे जानकारी दिया गया कि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या इतनी है। तो आखिर में इतने साल में सेंसेक्स किया गया, तो इसमें सार्वजनिक क्यों नहीं गया? इसके पीछे कारण क्या मानते हैं अधिवक्ता साहब? इसके पीछे एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो जी दूसरे के हक को दूसरे लोग मार रहे हैं जी। ये बातें हैं। भारत में लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र भारत के संविधान के हिसाब से चलता है, और भारत के संविधान के हिसाब से भारत में संख्या के अनुपात में भारत के समस्त विभाग में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साहू जी आपको रोकना चाहूंगा, आप अपना चेहरा को ठीक कर रहे हैं, ऊपर हो जाता है, कट जा रहा है, चश्मा आ जा रहा है, बस अभी ठीक से बैठे, आप बार बार ऊपर हो जाते हैं। ठीक जी जी। तो ये 1931 की जो जनगणना है, इसके बाद भारत का विभाजन हुआ है 1947 में, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। उस समय जो पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी और भारत 15 अगस्त 1947 से पूर्व एक देश था। 47 को दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान।
जी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमान जी पाकिस्तान चले गए, ओबीसी का आदमी पाकिस्तान नहीं गया। और ऐसी स्थिति में उस समय भारत की 20% संख्या पाकिस्तान गई। जो 100 लोग थे, 20 लोग पाकिस्तान चले गए तो 80 बच गए। अब 80 लोगों को 100 का पैमाना ही बनाना होगा। इस हिसाब से भारत में अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या लगभग 62 से 65% है। अब 62 से 65% लोगों के पास जनगणना अगर साफ साफ करना पड़ा तो ये बात बतानी होगी कि ओबीसी के लोग कितने शिक्षित हुए, कितने नौकरी में हैं, कितने भूमि में हैं, कितने उद्योग में हैं, इनके पास जीने के क्या क्या साधन हैं, ये सब बताना होगा। और ओबीसी का संख्या कौन लोग हड़प के बैठे हैं वो भी बताना होगा। जी इस डर से भारत का जो ब्राह्मणी सिस्टम है, मनुवादी व्यवस्था है, ये आंकड़ा को छुपाने में रात दिन लगे हुए हैं, ताकि एक बड़े वर्ग को गुमराह करके और उनके संख्या को छुपाकर भारत के लोकतंत्र को लोकतंत्र के रूप में ना स्थापित करके ब्राह्मण तंत्र में स्थापित कर दें। ये जो साजिश चल रहा है, ये ओबीसी के लोग लगभग अब भारत में बड़े तेजी से जागरूक हो रहे हैं, जानकार हो रहे हैं और जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं कि भारत में लगभग 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां हैं। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। नौकरी हर आदमी को दे नहीं सकते, पर प्रतिनिधित्व हर किसी को संख्या के अनुपात में देना होगा। भारत में नौकरियां रोजी रोटी के लिए नहीं है। भारत की समस्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त शासी संस्थाओं में जो लोग नौकरियों में हैं, वो अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वो प्रतिनिधित्व जब तक नहीं करेंगे, केंद्र सरकार में क्या चल रहा है, राज्य सरकार में क्या चल रहा है, प्रशासन में क्या चल रहा है, न्यायपालिका में क्या चल रहा है, जब हमारे वर्ग के लोग ही नहीं रहेंगे तो इतने बड़े बड़े वर्ग में जो लोग हैं, इतने बड़े बड़े संख्या का जो वर्ग है, इस देश में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा। तो ये जो जनगणना है 2021 का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल और धार्मिक अल्पसंख्यक स्पष्ट 5 कॉलम होना चाहिए। किस किस कॉलम में कितने संख्या हैं वो स्पष्ट आना चाहिए, तभी भारत में संविधान के मुताबिक ये देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और हर एक लोग की हिस्सेदारी बढ़ेगी और इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जी, मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास में जाना चाहूँगा कि भारत की भूमि पर बड़े बड़े संत और महापुरुष पैदा हुए। गुरु नानक देव जी इस धरती पे आए और उन्होंने एक नूर पे सब जग उपजा, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के बंदे, उन्होंने जो अल्फाज यूज किया और नीचियों पर नीची जात और नीची से सबसे नीची तिनके संग साथ का जो नारा दिया गुरु नानक देव जी ने, हम ऐसे महान गुरु को नमन करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर हो चाहे लॉर्ड बुद्धा हो, भारत की भूमि पर बड़े बड़े संत महापुरुष पैदा हुए। संत भक्त कबीर पैदा हुए, भक्त रविदास पैदा हुए। सब लोगों ने मानवता की बात करी, लेकिन आज आजादी के इतने वर्षों बाद मानवता खत्म होती जा रही है, जातिवाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिस ढंग से परिस्थितियां निर्मित हो रही है। तो डॉक्टर साहब, ये गुरुओं की विचारधारा जो हम मानते हैं, जो बहुत सारे जो सत्य के रास्ते में चलने वाले लोग हैं वो मानते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो ऐसे कृत्य करते हैं, झूठे रास्तों पे चलते हैं, जो गलत का मतलब बढ़ावा देते हैं। क्या कहना है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह और से लेकर के 10वें गुरु तक जो भारत में जातिवाद को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया और देश दुनिया में उन्होंने यात्रा करी और मानवता का मिसाल इस दुनिया में मानवता के लिए जो संदेश दिया, इसको हम आज भारत की भूमि पर रहते हुए इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? देखो जी, मेरे ख्याल अनुसार सानू जेडे साडे महापुरुष ने
ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, सेक्रेड हार्ट ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, दैट्स नॉनसेंस। वहाँ तो वो क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई करते हैं या कोई और कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। पर हमको अपना जहाँ भी हम रह रहे हैं उस जगह से प्रेम लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जी छत्तीसगढ़ में भाई जो संत घासीदास है, उनका उपदेश है जो उसको विचारना चाहिए। बनारस में कबीर जी और रविदास जी हुए हैं, या नामदेव जी हुए हैं महाराष्ट्र में, उनके जो उपदेश है वो अपने घरों पर, अपने स्कूलों पर समझने चाहिए दूसरे महापुरुषों के भी साथ, ताकि जो हमारे नज़दीक लोग हैं जिनके हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके साथ उनका उपदेश साडे जीवन में चल सके। जी सो सानू पब्लिक एजुकेशन ते साडी जिहड़ी होम एजुकेशन इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, नंबर 1। सैकेंड थिंग सानू लोड़ है प्रीति भोजन। सानू ताकि साडे च प्रेम प्यार पैदा होवे, सानू लंगर संस्थावां शुरू करने की लोड़ है जी कि असीं रल मिल के जो असीं खाना खाना है, दोपहर का खाना फर्ज करो खाना, असीं ले आए इकट्ठे बैठ के सारे जने, put it in the one place जी and then let everyone take out of that. So that's the kind of thing which bring us closer to us. Same way, the more things we do together, the more प्रेम साडे एक दूसरे से पैदा होएगा। एंड प्रेम से फिर जो है सब अदला बदली चेंज आनी शुरू होएगी। पर इनको प्रैक्टिकल रूप देने की जरूरत है, जी एजुकेशन एज वेल एज एक्चुअली ईटिंग टुगेदर। जी 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 If we can follow those things, then we will be following the advice of our gurus. आपसी भाईचारा बढ़ाने का यही एक तरीका है कि पंगत और संगत, और फिर उसमें Yes. मतलब जो गुरु ने कहा कि भूखे भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पहले तो भोजन करें, आपस में बैठें, Yes. तभी विचारधारा आगे बढ़ेगी। या बिल्कुल, इसीलिए गुरु नानक साहब ने लंगर की रस्म शुरू की, जी लोगों को आपस में ले आने के लिए, ताकि हम जो भी है अपने घर से लेकर एक संग ले आके एक दूसरे से साझी करें। एंड मैं साझीवाल तक जी 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 ये बहुत बड़ी अगर सार शब्दों में कहें तो गुरुओं के मार्गदर्शन को जीवन में अपनाना पड़ेगा, और विभिन्न जाति धर्मों के बीच में भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम सच्ची मानवता की बात कर सकते हैं। Yes. मैं So the solution, जी जी solution is simple, जी but we have to have a courage to carry it out. जी 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 साहू साहब, मैं अगला सवाल, चूंकि आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत का जो सेंसेक्स होगा, इसी से हमारे भारत के जो समुचित नीति निर्धारण, विकास और भारत की अर्थव्यवस्था और सारी जो सिस्टम है वो निर्धारित होगा। तो ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो एक षड्यंत्र है जो हमारे SC ST OBC के ऊपर में जो दिख रहा है, जो होने जा रहा है, और इस में जो पारदर्शिता नहीं है, क्या जाति आधारित जनगणना नहीं किए जाने से, सार्वजनिक नहीं किए जाने से बहुसंख्यक समाज के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? जाति आधारित जनगणना इस देश में कराया जाना निहायत जरूरी है। अगर इस देश में जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी तो कौन कौन सी जातियां कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उन तक क्या शिक्षा पहुंचा नहीं पहुंचा, वो शासन प्रशासन में कभी शामिल हुए नहीं हुए, उनकी क्या स्थिति है, उसका पता लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि भारत में अभी भी जाति आधारित सारे व्यवस्थाएं हैं।
ये सच है कि भारत का संविधान वर्ग आधारित व्यवस्था स्थापित किया है, पर ये अभी तक भली भांति इसका बोध भारत के, चूंकि भारत गांवों का देश है और भारत में जैसे अंग्रेजों को यहाँ से जाना हुआ, भारत आजाद हुआ, उसी समय से अगर वर्ग आधारित व्यवस्था के ऊपर सीरियल बनाए जाते, फिल्म बनाए जाते और लोगों को एहसास कराया जाता कि देखो 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में लगभग 2010 साल तक जाति की व्यवस्था थी, जाति आधारित कार्य लोगों को करने पड़ते थे, चाहे उससे उस काम से उसको मान सम्मान मिले, रोजी रोटी मिले ना मिले, फिर भी उसको जाति के दायरे में ही जीना पड़ता था। ये सारा सिस्टम 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और समाप्त हो गया। अब इस देश में 5 वर्ग ही रह गए, शेड्यूल कास्ट के रूप में, शेड्यूल ट्राइब के रूप में, ओबीसी के रूप में, जनरल के रूप में, धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में। और ये सभी वर्ग जो जिस वर्ग का है उसमें जो भी जातियां शामिल की गई, उनका सामाजिक स्थिति एक जैसा है, शैक्षणिक स्थिति एक जैसा है, और देश भर में अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो अछूतपन भी एक जैसा है, इसीलिए एक वर्ग के रूप में स्थापित किया गया। तो बल्कि जातिवाद दिनों दिन भारत में चरम सीमा पे है, बढ़ता जा रहा है। ये जातिवाद को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, जाति आधारित मीटिंग लगाई जा रही है, सरकार जानबूझकर जातिवाद को जीवित भारत में रखा है ताकि इस देश में अन्याय, अत्याचार, अपमान जाति के आधार पर जैसे पहले होता था अभी भी हो रहा है। इसका यही मतलब है कि भारत के संविधान की व्यवस्था को भारत में जिस तरीके से लागू करना चाहिए वो अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। और भारत देश को अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की सारी व्यवस्थाएं ब्राह्मणवादियों के हाथ में आ गई, मनुवादियों के हाथ में आ गई, और इस देश में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी है वो अंग्रेज, ये सवाल बहुत गहरा है कि अंग्रेजों के आने से पहले क्या वर्तमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी आजाद था? तो पता चलेगा कि मुगलों का गुलाम था। मुगलों से पहले क्या हम आजाद थे? तो पता चलेगा कि हम मंगोलों के गुलाम थे। उससे पहले हम हुणों के गुलाम थे, उससे पहले हम आभीर के गुलाम थे, शक, सीथियन, कुषाण और यवन और आर्यों। भारत का वर्तमान जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी है या इनसे समय समय पे धर्म परिवर्तित, ये मूलतः आर्यों के द्वारा गुलाम हुआ और अंग्रेजों के आते तक हर एक शासक जातियां आपस में लड़ाई करते रहे, पर हम जब हमारे पुरखे गुलाम बने, हम तो अंग्रेजों के आते तक आजाद नहीं हुए जी, और हमारी गुलामी बहुत लंबी है। जी साहू साहब, हम ये जो चर्चा आज करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है ना तो इस पर चर्चा करना चाह रही है, ना कोई डिबेट करना चाहती है, ना भारत के मूल निवासियों को इसकी सही जानकारी देना चाहती है। क्योंकि भारत के जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो गोदी मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, उनको ये मालूम अब चल चुका है कि पढ़ लिख करके लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने, संविधान की बातें या जो किताबों को पढ़ करके देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी की बहुत अच्छी परख है, अच्छी समझ है। SC ST के जो लोग हैं ये शुरू से ही इनके पुरखे विद्वान हैं और आज इनको ये समझ में आने लगा है कि किस ढंग से हजारों साल से ये हमको गुलाम बना करके हमें पंगु बना दिया गया है। और ये जब ये जनगणना का सार्वजनिक डेटा सामने आएगा तो बहुसंख्यक समाज के ऊपर में कौन हावी है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन इसके मलाई खा रहा है, जब इसकी जानकारी होगी तो ये भूचाल हो जाएगा देश के अंदर में। और ये भूचाल अब आने वाली ही है क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा डॉक्टर कृपाल सिंह से कि साहब ये जो भारत में जनगणना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जनगणना है, क्योंकि विभिन्न के कोई भी देश में, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, कहीं भी सेंसेक्स हर 10 साल में होती है और हर देश में पारदर्शिता है। तो भारत में इस पारदर्शिता की मांग और हम जो डिबेट में आज ये बातें रख रहे हैं, जो जिन जिन बिंदुओं पर कमी है उन कमी को दूर करने के लिए
हमारे मूल निवासी समाज के लोगों का, ये विभिन्न संगठन के लोगों को या बहुजन मीडिया को क्या करना चाहिए, इस दिशा में क्या प्रयास करना चाहिए, कानूनी क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन दें। सबसे पहले आपको प्रीस्टली क्लास है जो उसका बाइकआउट करना चाहिए। जी। जो प्रीस्टली क्लास है ना, जब मंदिरों में जाकर पैसे चढ़ाओ या मंदिरों के ब्राह्मणों से ये पखंडबाजी करो, वो पखंडबाजी करो, उसके पैसे इतने दो, इसके ये करो, वो चीजें, ये बंद करने की लोड़ है। क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। जे पंडितां कोले शक्ति इन्नी होवे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। they don't have anything, this is all falsehood। ਉਹ ਜੋ falsehood ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਤੋਂ जाके टेबे बनवाओ या कोई और पूजा करवाओ और ये करवाओ, वो सब चीजें जी छोड़नी चाहिए। जी जी, आपने बहुत ही सारगर्भित बातें कही डॉक्टर साहब, क्योंकि भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों पे अरबों खरबों रुपया का चढ़ावा हमारे मूल निवासी हमारे लोग ही करते हैं। लेकिन जब कोई भारत में आपातकाल की स्थिति आती है, बाढ़ आती है या कोई लोग संकट में आते हैं, जैसे भी कोरोना का महामारी चला, तो ये मानवता की सेवा के लिए कभी उस पैसे का यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो आपका ये कहना सही है कि पत्थर का जो भगवान है, जहां पे हम अपना मत्था टेकते हैं, वो जब हमारे दुख में या सुख में हमारा कोई काम नहीं आता, तो ऐसी जगहों पे हमारा जो धन है, ऐसे जगह में पैसे चढ़ाना ये व्यर्थ का काम है। ये आपने सही बात कही, और संत महापुरुषों और गुरुओं ने भी यही कहा है कि मानवता का सेवा ही धर्म है। जी देखो ना, परमात्मा तो आप सब आत्मा, हमारी जो आत्मा है हमारे शरीर में, आत्मा ही परमात्मा है। जी जी, वो जो हम जब ये शरीर जब भस्म हो गया, क्या रह गया बाकी? वो आत्मा रह गई जी। आत्मा परमात्मा में मिक्स होगी। जैसे सन है, सन की सनशाइन सारे पासे फैल रही हुई है, ऐसे ही परमात्मा में जो अंश है वो साढ़े सारे लोगों दे विच है जी। चाहे ऊंचे ने, नीवे ने, चाहे कोई प्लांट्स ने, चाहे कोई माउंटेन्स ने, चाहे कोई एनिमल्स ने, एवरीवन हैज दैट। पर सिर्फ ज्ञान दी जेड़ी बुद्धि है वो परमात्मा ने ह्यूमन बीइंग नु, आदमी नु देती है। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब मैं यही बात को मैं आपसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि दुनिया के जितने भी जातियों में बांटे गए जो लोग हैं, भारत में 5647 जातियों में भारत के लोगों को बांटा गया है। और जब अभी सेंसेक्स होगा, जनगणना होगी, तो धर्म के कॉलम में सिर्फ हिंदू, मतलब ये जो कॉलम है, एक तरफ तो आपको जातियों में आपने बांटा है, और जब फॉर्म में भरना होगा कि आप स्वतंत्र रूप से किस धर्म को मानते हैं, तो उस धर्म के कॉलम में हिंदू रखा गया है। और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को इस सेंसेक्स में इन वर्ग के लोगों के ऊपर थोपने का काम किया जा रहा है, और इसका बहुसंख्यक समाज विरोध भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए विरोध नहीं कर पा रहा है कि जो प्रोफार्मा है वो प्रोफार्मा सरकार के द्वारा बनी बनाई है, इस प्रोफार्मा में आप यही भरोगे। तो that's wrong, वो रॉन्ग है। तो यही होने वाला है, और यही जानकारी हमारे भारत के जो जनता को नहीं है, और यही गुमराह किया जा रहा है। और ताकि ये जनगणना कंप्लीट हो जाए, और आधी जनगणना में होने के कारण हमारे लोग जिस ढंग से जन्म, अगर आपका जन्म तिथि आपका नहीं होगा, तो आप किस जगह रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं, आधार आपका कहाँ है, आप कहाँ से कब से आए, ये आप सरकार को दे नहीं पाओगे। और आपको जो है, जो NPR और CA का जो अभी जो आंदोलन चला है दिल्ली में, कहीं ना कहीं
वो भी एक साजिश इसके अंदर में, इस सेंसेक्स के अंदर में देखने लगा है। साहू साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि इस सेंसेक्स में जो एक साजिश है, इसका पर्दाफाश भारत के मूल निवासी कैसे करें, कैसे प्रतिकार करें और सही पारदर्शिता हमारे देश की जनता को आगामी जनगणना। जी, हेलो, हाँ जी, आप जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं साहू जी? हाँ बोलें। जो मैं सवाल किया था कि ये जो थोपा जा रहा है, एक तरफ आपने जातियों में बांट दिया, जाति में किसने बांटा? और फिर आप जो 20 करोड़ आदिवासी लोग हैं, ये भी लंबे समय से जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं कि हम प्रकृति को मानते हैं, हमारा धर्म हिंदू नहीं है। और कहीं ना कहीं जब से जनगणना की बारी आ रही है तो इनको धर्म में थोपने का काम किया जा रहा है। इसको संवैधानिक दृष्टि से क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? चूंकि भारत का जो जनगणना है, अ, धर्म के नाम पे जनगणना भारत में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि सही आंकड़ा जाति और वर्ग के आधार पे आएगा। भारत में जो शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जो संवैधानिक शब्द है, अनुसूचित जनजाति का जो टोटम सिस्टम है, जो अन्य वर्ग में नहीं है, जो परंपरा है, रीति रिवाज है, जो उत्सव हैं, वो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जनरल, धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न है। वो कभी भी ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म के हिस्से कभी भी नहीं रहे। उन लोगों में, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएं और पुरुषों में लेस मात्र भी भेदभाव नहीं है जी। भारत में जो शादी विवाह का जो रिवाज है, भारत के अन्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति के अलावा जो भी वर्ग हैं, उनमें शादी विवाह के मौके पे दहेज प्रथा है, जिसके ऊपर सरकार वैन लगाया हुआ है, जन जागरूकता किया जा रहा है। पर ऐसी कोई प्रथा अनुसूचित जनजाति के जाति सदस्यों के अंदर नहीं है। भारत में कहीं से भी अनुसूचित जनजाति, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म का ही एक नया नाम दिया जा रहा है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, अगर धर्म की बात करें तो भारत में कोई भी जाति हिंदू नाम की जाति नहीं है, हिंदू नाम का जगह नहीं है, हिंदू नाम का धर्म नहीं है तो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। और वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म में अनुसूचित जनजाति तो जंगलों में थे। जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, वो ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म के आधार पर वो अछूत हैं। ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म के आधार पे वर्णाश्रम जो धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र कोई और नहीं, वर्तमान भारत का ओबीसी है, जो वैदिक धर्म में शूद्र बना दिया गया। और शूद्र होने का, शूद्र के आधार पे उसकी जीवन शैली तय कर दी गई, और शूद्र के बाद फिर जातियां बना दी। और ऐसे स्थिति में जो नियम बनाया, और उस नियम में जो शासक बना और जो शासित हुआ, शासक और शासित का धर्म एक कैसे हो सकता है जी। तो भारत में अगर न्याय करना है तो या तो जाति को आधार बनाकर जनगणना कराई जाए, या फिर वर्ग को आधार बना के समस्त वर्गों का पारदर्शी तरीके से जनगणना कराई जाए, ताकि भारत में हर साल प्रति वर्ष जो आम बजट है, संख्या के अनुपात में शिक्षा का, उनके विकास का बजट निर्धारित किया जा सके। अभी ओबीसी का हालत क्या है देश में? बजट में प्रावधान जितनी संख्या है उस संख्या का विकास पैसे से होगा, और बजट में ओबीसी के लिए पैसा उनके संख्या के आधार पे सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, ओबीसी का विकास कैसे होगा जी। इसलिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराई जाए,
अन्य पिछड़ा वर्ग में मंडल कमीशन के आधार पे 3,743 जाति है। उससे पहले काका साहब कालेलकर आयोग में 2,200 जातियां थी। उसके पहले अयंकर आयोग था। सभी आयोगों में मंडल आयोग माननीय विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में जो संवैधानिक आयोग देश भर में दौरा कर भ्रमण कर इतने मेहनत मशक्कत से जो आंकड़ा हासिल किया है, उसके आधार पे भारत में ओबीसी के सभी जातियों का जाति आधारित गिनती कर उस वर्ग को स्थापित करे सरकार। क्योंकि भारत में जब तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी, ओबीसी का सही आंकड़ा भारत में अभी तक अप्राप्त है जी। तो हम इस मौके पे कहना चाहते हैं कि जनगणना एक महत्वपूर्ण कार्य है भारत देश में आने वाले 10 साल के लिए। 10 साल में हमारी क्या स्थिति होगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और भी संसाधन के रूप से। साहू जी आपके फोटो ऊपर चला जा रहा। जी हाँ, ठीक। तो ऐसे स्थिति में भारत में जाति आधारित जनगणना कराई जाए, इसके लिए हम लोग सड़कों पे भी हैं। और जाति आधारित जनगणना कराने में सरकार को क्या क्या नुकसान है? सभी जाति की समान रूप से जनगणना कराई जाए और ये जनगणना जाति के आधार पे आखिरी जनगणना होना चाहिए। फिर आगामी जब 2031 में जनगणना होगा तो वर्ग के आधार पे जनगणना होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के रूप में, शेड्यूल ट्राइब के रूप में, ओबीसी के रूप में, जनरल के रूप में और धार्मिक अल्पसंख्यक। तभी भारत में जातिवाद मिटेगा। एक तरफ भारत में जातिवाद समाप्त हो गया, फिर भी जाति को जीवित रखा जा रहा है। और जाति भारत में जो शूद्र हैं, शूद्र ही ओबीसी है और ओबीसी ही शूद्र है। जो वर्ण व्यवस्था है, भारत का जो सामाजिक ढांचा है, माननीय जगदीश खुर्रे साहब, उसको भली भांति समझना होगा। आर्यों के हमला से पहले भारत में गण व्यवस्था था। गौतम बुद्ध गण व्यवस्था को आर्यों ने ध्वस्त किया और अपनी व्यवस्था बनाई वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को गौतम बुद्ध जी 1 मिनट में आपका समय लूंगा। वर्ण व्यवस्था के विरोध में गौतम बुद्ध पूरे देश में उनका अभियान चला और जो प्रतिक्रांति हुआ था, गौतम बुद्ध की वजह से भारत में क्रांति हुआ और जो शूद्र बना दिए गए थे वो फिर से राजा भारत में हो गए। पर फिर से जब प्रतिक्रांति हुई तो भारत में जाति की व्यवस्था आई और जाति की व्यवस्था के बाद अभी अंग्रेजों के मदद से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो जंगलों में थे, जो अछूतपन के शिकार थे, ऐसे लोगों को चिन्हांकित कराने में कामयाब हो गए। और अब वर्तमान भारत की व्यवस्था है वर्ग व्यवस्था। जब कोई भी बच्चा हमारे भारत के किसी भी राज्य के किसी भी स्कूलों में जाता है तो उसे प्रमाणित करना पड़ता है क्या वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या ओबीसी है या जनरल है या धार्मिक अल्पसंख्यक। और उसी के आधार पे उसको पाठ्य पुस्तकों में, स्कॉलरशिप में, अन्य सुविधाओं में, हॉस्टल की व्यवस्था, उसके आधार पे उसको उपलब्ध कराई जाती है। और जब वो उस वर्ग में पढ़ लिख जाता है तब उसको सर्विसों में उसकी संख्या के अनुपात में उसे अवसर मिलता है, राजनीति में मिलता है। शेड्यूल ट्राइब को लैंड ऑफ ओनरशिप का मालिकाना हक है, सेल्फ गवर्नेंस का मामला है। तो ये जो जनगणना है बेहद खास है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार दोहरा रहा हूं कि भारत में एक बार समस्त जातियों की जाति आधारित गिनती करा के उस वर्ग को स्थापित किया जाए और संख्या के अनुपात में बाद में सभी को हिस्सेदारी दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहू साहब। चूंकि आप ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं और बहुजन समाज को जगाने में एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा प्रखर रहते हैं और हमारे इस चैनल में आकर अपने विचारों को इतना सारगर्भित और संवैधानिक रूप से रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद करते हैं।